अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने इंटरनेट पे औरिया मकबूल जान का प्रोग्राम हरफ राज देखा, जिसमें कि उन्होंने तुलबा यकजहती मार्च पर ही नहीं बल्कि पूरे बाएं बाजू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि इन ख्यालात में बहुत सारी जो हैं वो गलतियाँ हैं और गलत फहमियाँ हैं और गलत बयानियाँ हैं, जिसकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी मैं समझता हूँ मेरे पे फ़र्ज़ बन जाता है। लिहाजा मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जो रिप्रेजेंटेशन जो बयानियाँ औरिया मकबूल जान ने बाएं बाजू के हवाले से दिया वो दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले औरिया मकबूल साहब ये कहते हैं कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके वो दुश्मन थे। एक तो यह है कि सरमायादाराना निज़ाम में निजी मलकियत, और दूसरा जमहूरियत के। ये बयानियाँ बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं। इनफैक्ट मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से कोट करके आपको सुनाता हूँ कि कार्ल मार्क्स ही कहते हैं, द प्रोलेटेरिएट ऑर्गेनाइज्ड एज अ रूलिंग क्लास बाय विनिंग द बैटल ऑफ डेमोक्रेसी। जिससे कार्ल मार्क्स की मुराद ये है कि सबसे पहला फ़र्ज़ मजदूर तबके का ये है कि वो अपने आप को मुनज़्ज़म करे बतौर तबका और वो जमहूरियत की जद्दोजहद को जीते। अब ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जहाँ पे कार्ल मार्क्स खुद कह रहे हैं कि जमहूरियत की जद्दोजहद को जीतना है, यानी कि जमहूरी निज़ाम बनाना है, यानी कि सरमायादारी निज़ाम जो है वो जमहूरी निज़ाम नहीं है और उसको जमहूरी निज़ाम के अंदर कन्वर्ट करना है। यही ख्याल लेते हुए आगे लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में लिखा कि सरमायादारी जमहूरियत जो है इज़ डेमोक्रेसी फॉर एन इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी फॉर द रिच। यानी कि ये कोटेशन मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, यानी कि सरमायादाराना जमहूरियत जो है वो एक छोटी सी अक़लियत के लिए, एक छोटी सी अमीर अक़लियत के लिए सिर्फ जमहूरियत है, बाकी अवाम के लिए जमहूरियत नहीं है। आगे मजीद मैं कोट करता हूँ, एंड सो इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी वी हैव अ डेमोक्रेसी दैट इज कर्टेल्ड, wretched, false and a democracy only for the rich, for the minority। सरमायादारी निज़ाम के अंदर हमारे पास एक ऐसी जमहूरियत है जो कि टूटी हुई है, कटी हुई है, wretched है, तबाकुन है, झूठी है। सिर्फ अमीर तबके के लिए वो जमहूरियत है, सिर्फ एक अक़लियत के लिए जमहूरियत है। आगे लेनिन लिखते हैं, the dictatorship of the proletariat, the period of transition to communism will for the first time create democracy for the people, for the majority। यानी कि जब मजदूर तबके का इक़्तिदार होगा, जब सोशलिज्म आएगा, तो फिर एक हकीकी जमहूरियत कायम होगी जो कि अवाम की जमहूरियत होगी, जो कि अक्सरियत के लिए जमहूरियत होगी। लिहाजा औरिया मकबूल जान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कम्युनिस्टों ने जो पहली तंजीम बनाई उसका नाम डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन था। अव्वल तो ये बात गलत है, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन कम्युनिस्ट पार्टी 1951 में बनी थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान 1948 में बनी थी। लिहाजा पहली तंजीम जो पाकिस्तान के कम्युनिस्टों ने बनाई उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात यह कि अगर वो ये कहने की कोशिश करें कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान में बनाई, अगरचे पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट जो है वो जमहूरियत की मुखालफत करते थे, ये बिल्कुल बात ही गलत है। उसकी वजह ये कि पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट जो है जमहूरियत की हमायत करते थे। सिर्फ उनकी तनकीद ये थी कि सरमायादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए सरमायादार जो कि तमाम वसाइल पर काबिज़ हैं, वो हकीकी जमहूरियत पैदा ही नहीं होने देते। वो तमाम सियासत पर, रियासत पर, मीडिया पर काबिज़ हो जाते हैं, जिसके नतीजे में अवाम का नुक्ता नज़र जो है मंजर आम पर नहीं आ सकता। तो उन्होंने कभी भी जमहूरी असूलों की मुखालफत नहीं की, बल्कि उलट उन्होंने ये कहा कि हम असल में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत जो है वो लेकर आएंगे। अब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों ने इस वादे को पूरा नहीं किया या नहीं किया, जो भी ये अलहदा डिबेट है, मगर ये आप नहीं कह सकते कि कम्युनिस्टों ने कभी ये कहा हो कि हम जमहूरियत के असूलों के ख़िलाफ़ हैं। ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो गलत बात है। लिहाजा जब पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर सरवर और मुख्तलिफ और लोगों ने DSF बनाई, तो वो वही काम कर रहे थे, क्योंकि दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी रिपब्लिक्स बन रही थी, कम्युनिस्ट रिपब्लिक्स बन रही थी, वो भी अपना नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक अपने नाम के साथ अक्सर जोड़ा करती थी। यानी कि वो पीपल्स डेमोक्रेसी को कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी से अलहदा करके दिखाती थी, मगर ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम जमहूरियत के मुखालिफ हैं। दूसरी उन्होंने ये एक बात कही कि फैज़ अहमद फैज़ जो है वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर एज ए कर्नल काम कर रही थी। बिल्कुल हकीकत है, उसकी वजह भी मैं बयान कर दूं कि जब सोवियत यूनियन पे फैशिज्म ने अटैक किया और साथ ही साथ जापान ने इंडिया पर अटैक किया, तो दुनिया भर के कम्युनिस्टों ने यह फैसला किया कि हम मिलकर जो है इस फैशिज्म का मुकाबला करेंगे। जहाँ पे भी हम मौजूद हैं, हम जर्मनी के अंदर भी मुकाबला करेंगे, जर्मनी से बाहर भी मुकाबला करेंगे, जापान के अंदर भी और बाहर भी हो। दुनिया भर के कम्युनिस्टों ने ये फैसला किया कि जहाँ जहाँ जिससे जो मुमकिन हो फैशिज्म को शिकस्त देने के लिए वो उस पर वो अमल दरामद करना शुरू करें। लिहाजा यहाँ पे इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट अक्सर जो थे वो जेलों के अंदर बंद थे। मीरठ कंस्पिरेसी केस वगैरह के बाद उनके ऊपर मुकदमे थे कि ये तो गद्दार हैं। मुकदमे ये क्यों थे? मुकदमे इसलिए थे क्योंकि वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे।
तो इन्होंने ये कहा कि हम फैशिज्म के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, हमें कुछ आज़ादियाँ दी जाएं। तो ब्रिटिश ने थोड़ी देर के लिए, चंद सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए उन्होंने जो है कम्युनिस्टों को थोड़ी सी आज़ादी दी कि वो थोड़ा सा काम कर सकें, क्योंकि मेनली उस वक्त वो फैशिज्म के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और ब्रिटिश भी फैशिज्म के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। मगर जैसे ये जंग 1945 में ख़त्म हुई तो कम्युनिस्टों ने ना सिर्फ फ़ौज छोड़ दी, बल्कि जिन्होंने नहीं छोड़ी उनको फ़ौज से निकाला गया और पूरी दुनिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर ने दोबारा से कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ जो है जुल्म जबर जो है वो शुरू कर दिया। तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करना चाहता था कि फैज़ अहमद फैज़ ने ब्रिटिश आर्मी को क्यों ज्वाइन किया या दुनिया के भर के कम्युनिस्टों ने फैशिज्म के ख़िलाफ़ क्यों लड़ाई लड़ी। इसलिए लड़ाई लड़ी क्योंकि वो ये कहते थे कि फैशिज्म जमहूर के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, एक आमरीत वाली फ़िलासफ़ी। यानी कि फैशिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने के पीछे जो सोच थी वो भी हमेशा यही थी कि जो बहरहाल जमहूरी कदरें जो कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में थोड़ी बहुत पैदा हो गई हैं, फैशिज्म उनको भी तबाह बर्बाद करना चाहता है, लिहाजा उनको डिफेंड करना इंतहाई ज़रूरी। फैशिज्म की शिकस्त जो है वो बहुत ज़रूरी इन पूरी इंसानियत की तरक्की के लिए। और मैं समझता हूँ अगर दुनिया भर के कम्युनिस्ट जो हैं वो इकट्ठे ना होते फैशिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, और कोई इधर जा रहा होता, कोई उधर जा रहा होता, कोई ये कर रहा होता, कोई वो कर रहा होता, और इकट्ठे मिलकर काम ना करते तो फैशिज्म की शिकस्त नामुमकिन थी। तो ये बहरहाल एक्सप्लेनेशन हुई कि पहली बात तो ये कि कम्युनिस्टों ने, मार्क्सिस्टों ने कभी ये नहीं कहा कि वो जमहूरियत की मुखालिफ हैं, और दूसरी ये बात कि फैज़ अहमद फैज़ जो है ब्रिटिश आर्मी के अंदर इस वजह से थे क्योंकि बुनियादी तौर पे वो ब्रिटिश की हिमायत नहीं करते थे, बल्कि ये बात थी कि वो फैशिज्म की मुखालफत करते थे। दूसरा एतराज़ जो औरिया साहब ने अपने प्रोग्राम में किया वो ये था, ये एंटी रिलीजियस मूवमेंट है जिसने सेकुलरिज्म का रूप धारा था। अच्छा, 3 बुनियादी इनके प्रिंसिपल्स होते थे कि जो इसकी बुनियाद पे ये पूरी लेफ्ट की मूवमेंट चलती थी। सबसे पहला एलिमेंट होता था इस्लाम, मजहब और खुदा का इनकार। पहला एक फिक्रा जो था ये लिखा करते थे कि रिलीजन इज एन ओपियम। इसके लिए सबूत के हवाले से उन्होंने ना तो कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, ना कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट, ना NSF का डॉक्यूमेंट, ना DSF का, ना अहमद फराज की कोई शायरी, ना फैज़ अहमद फैज़ की शायरी, ना हबीब जालेब की कोई शायरी, कोई मजदूर किसान पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट हो, किसी भी बाएं बाजू की जमात का कोई डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर ऐसी कोई बात की गई हो तो वो प्रेजेंट कर सकते थे, वो कोट कर सकते थे। मगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी बाएं बाजू की जमात ने ये बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि इसका सबूत ये है कि कार्ल मार्क्स ने खुद कहा रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मैसेज। तो मैं वजाहत करूँ कि कार्ल मार्क्स ने ये क्यों कहा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसने ये कहा, ये क्यों कहा और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई। मैं आपको पूरा वो जब पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स लिखते हैं, रिलीजियस सफरिंग इज एट द वन एंड द सेम टाइम द एक्सप्रेशन ऑफ रियल सफरिंग एंड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रियल सफरिंग। रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रीचर, द हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ अ सोललेस कंडीशन। इट इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। अब आप तर्जमा करके अगर आपको मैं सुनाऊं तो उसका मतलब ये है कि रिलीजियस सफरिंग इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ रियल सफरिंग। दुनिया के अंदर जो दुख दर्द है उसका अक्स हमें रिलीजन में मिलता है। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रियल सफरिंग, उसके खिलाफ जो मज़ाहमत है, उस दुख दर्द के खिलाफ, उस इस्तेसाल के खिलाफ जो मज़ाहमत है, उसका अक्स भी हमें रिलीजन में मिलता है। रिलीजन इज़ द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रीचर। रिलीजन क्या है कि वो जो मजलूम है, वो जब आह करता है, वो रिलीजन है। द हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्क, इस बेदिल दुनिया के अंदर जो दिल है वो रिलीजन है। एंड द सोल ऑफ अ सोललेस कंडीशन, इस बेरूह दुनिया के अंदर जो रूह है वो रिलीजन है। और फिर फिक्रा वो कहता है इट इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। तो आप सोचेंगे कि ये क्यों कह रहा है कि ये नशा है लोगों का। वो नशा नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि ये पेन किलर है। क्योंकि कार्ल मार्क्स के ज़माने के अंदर ओपियम इस्तेमाल होता था अस्पतालों के अंदर बाकायदगी से, कि जब किसी का कोऑपरेशन होता था, वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता था, उसको ओपियम पिलाया जाता था, दिया जाता था ताकि उसका दर्द कम हो। अब फिर उसके बाद मॉर्फिन की इजाज़त होगी तो ओपियम नहीं अब दिया जाता, अब मॉर्फिन दिया जाता है। मगर कार्ल मार्क्स के अपने ज़माने के अंदर मॉर्फिन की जगह ओपियम दिया जाता था। तो इसका मतलब है मार्क्स ये कह रहा है कि रिलीजन जो है वो मॉर्फिन है, वो पेन किलर है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके नतीजे में हम दुख दर्द जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, इस्तेसाल इस दुनिया का जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब आपको ये समझ आएगी तो फिर आपको समझ आएगी कि कार्ल मार्क्स का जो एनालिसिस है रिलीजन का वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद मैं आपको वजाहत करूं कि एंगल्स ने किताब लिखी ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, और उसमें आप सुने कि एंगल्स क्या कहता है। एंगल्स कहता है द हिस्ट्री ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी हैज़ नोटेबल पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस विद द मॉडर्न वर्किंग क्लास मूवमेंट। यानी कि पुरानी क्रिश्चियनिटी की तहरीक और जो जदीद सोशलिस्ट तहरीक है वो बहुत एक दूसरे से मिलती हैं। लाइक द लैटर, क्रिश्चियनिटी वाज ओरिजिनली अ मूवमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल। जिस तरह सोशलिज्म मजलूम लोगों की तहरीक है, इसी तरह क्रिश्चियनिटी भी मजलूम लोगों की तहरीक थी। इट फर्स्ट अपेयर्ड एज द रिलीजन ऑफ स्लेव्स एंड एमेंसिपेटेड
पीपल, ये सबसे पहले गुलामों का मजहब था, और वो लोग जो नए नए गुलामी से आज़ादी जिन्होंने पाई उनका मजहब था। ऑफ पुअर पीपल डिप्राइव्ड ऑफ ऑल देयर राइट्स, गरीब लोग जिनके पास कोई हकूक नहीं थे। ऑफ पीपल सब्जुगेटेड और डिस्पर्स्ड बाय रोम, जिन लोगों को बेघर कर दिया गया था, रोम ने किया था, ये उन लोगों का मजहब था। बोथ क्रिश्चियनिटी एंड द वर्कर्स सोशलिज्म प्रीच फोर्थ कमिंग सैल्वेशन फ्रॉम बॉन्डेज एंड मिजरी। क्रिश्चियनिटी भी ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जंजीरें टूटेंगी, और सोशलिज्म भी ये कहता है क्रिश्चियनिटी प्लेसेस दिस सैल्वेशन इन अ लाइफ बियॉन्ड आफ्टर डेथ इन हेवन। क्रिश्चियनिटी कहता है कि जन्नत का दिन जो है आखिरत के बाद आएगा, और सोशलिज्म प्लेसेस इट इन दिस वर्ल्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोशलिज्म कहता है कि हमने इस दुनिया को ही जन्नत बनाना है। यानी कि आप समझें कि कहीं पे भी एंगल्स जो है वो क्रिश्चियनिटी को ये नहीं कह रहा कि ये कोई बड़ी बुरी चीज़ है अर्ली क्रिश्चियनिटी के हवाले से, बल्कि अगर आप ये पूरा मजमून पढ़ेंगे तो उसके आर्ग्यूमेंट ये है कि जीसस क्राइस्ट एक कम्युनिस्ट थे। उनकी कोशिश ये थी कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी पैदा हो जाए जिसके अंदर इस्तेसाल ना हो, और यही तसव्वुरात जो हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी थे कि वो इस्तेसाल की मुकम्मल मुखालफत करते थे, और वो चाहते थे कि एक वक्त ऐसा आए, वो जद्दोजहद जो कर रहे थे वो गरीबों और मजलूमों के लिए कर रहे थे, और वो ये चाहते थे कि ये जो इस्तेसाल का निज़ाम है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। इसी तरह मैं आपको कार्ल काउट्स्की की किताब की कोटेशन देता हूँ जो उन्होंने लिखी, फाउंडेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स के बाद सबसे बड़ी अथॉरिटी मार्क्सिज्म में समझी जाते थे। कार्ल काउट्स्की लिखते हैं क्रिश्चियनिटी वॉज इन इट्स इनिशियल स्टेजेस अनडाउटेडली अ मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीलेस। क्रिश्चियनिटी शुरुआत में बिल्कुल उन लोगों की तहरीक थी जिनके पास किसी किस्म की कोई मलकियत नहीं थी, ऑफ द मोस्ट डाइवर्स सॉर्ट्स, बहुत मुख्तलिफ किस्म के, whom we may lump together under the name of proletarian, जिनको हम इकट्ठा कर सकते हैं एक नाम में, जो प्रोलेटारिया के नाम में इकट्ठा कर सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट मीन thereby only wage workers, अगर इससे हमारी मुराद दिहाड़ी सिर्फ मजदूर महज नहीं है। Anyone who knows the modern movement of the proletariat and what it has in common with various countries and knows it by working with them, and anyone who has been a fellow traveler of the proletariat and has learnt there to share its feelings and aspiration, has a right to expect to penetrate into the beginnings of Christianity more easily in many respects than the men of learning that see the proletariat only from afar। जो लोग सोशलिज्म की जद्दोजहद करते आए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, वो जब ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे तो वो महसूस करेंगे कि ये हमारी ही तहरीक है। आप सोचिए कितना बड़ा फिक्र है। इसी तरह लेनिन लिखता है अपने मजमून में जिसका नाम है सोशलिज्म एंड रिलीजन, लेनिन लिखता है यूनिटी इन दिस रियली रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल, इत्तेहाद इस असल इनकलाबी जदोजहद में, ऑफ द ओप्रेस्ड क्लास, मजलूम तबके की जदोजहद में, फॉर द क्रिएशन ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस देन यूनिटी ऑफ प्रोलेटेरियन ओपिनियन ऑन पैराडाइज इन हेवन। इस दुनिया के अंदर मजलूम तबके को इकट्ठा करना हमारे लिए ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि हम इस बात पर बहस करते रहें कि आखिरत के अंदर आखिरत का जो तसव्वुर है मुख्तलिफ प्रोलेटारिया का आखिरत के तसव्वुर में हम आगे ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये चीज़ है कि इस दुनिया के अंदर हम इकट्ठे होकर अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करें। तो इससे नतीजा ये अखज़ हुआ दोस्तों कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मैसेज से कतई तौर पे ये मुराद नहीं ली जा सकती कि, बल्कि लेनिन ने एक्सप्लिसिटली ये कहा कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने पार्टी के प्रोग्राम के अंदर एथियज़म नहीं शामिल करेंगे, और ना ही हमने शामिल करना है। रिलीजन हमारी रियासत के अतबार से इज़ द प्राइवेट अफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हम एक सेक्युलर सोसाइटी ज़रूर बनाएंगे मगर रियासत जो है वो बजाते खुद एथियज़म को प्रमोट नहीं करेगी। ये बात लेनिन ने दो टोक लिखी हुई है। तो और ये बात भी क्लियर है कि कोई भी इंसान जो है जो कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, एथियस्ट हो या उसका मुसलमान हो, हिंदू हो, जो मर्ज़ी हो, वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन सकता है। ये बड़ी क्लियर बातें कही गई हैं लेनिन के मज़ामीन के अंदर। तो लिहाजा इन बातों को डिस्टॉर्ट करके ये प्रेजेंट करना कि असल में उनका मकसद ये था, बाकी सब तो है ही, सब कुछ भी नहीं था, असल में मकसद ये था, ये गलत है। क्लियरली लेनिन ये कह रहा है कि असल हमारा जो मेन मिशन है और जो असल काम है वो ये है कि हमने इस्तेसाल का ख़ात्मा करना है, हमने यहाँ पे सरमायादारी निज़ाम और जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा करना है। उम्मीद है कि इस चीज़ से, इन कोटेशन से ये बात क्लियर हुई होगी कि मार्क्सिस्टों की पोजीशन रिलीजन पे क्या है। मार्क्सिस्टों की पोजीशन रिलीजन पे ये है कि उस पर इत्तफाक करना ज़रूरी नहीं, इत्तफाक इस चीज़ पे करना है, जो हमारा असल मिशन है वो ये है कि सरमायादारी और जागीरदारी निज़ाम जो है उसका ख़ात्मा हो। और ये साहब का तीसरा एतराज़ पाकिस्तानी कम्युनिस्टों पर यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिस्ट जो हैं वो एथनिक वॉर शुरू करना चाहते हैं, यानी पंजाबी सिंधी की लड़ाई हो, बलोच पंजाबी की लड़ाई हो, पश्तून पंजाबी की लड़ाई हो, वगैरह वगैरह। और इसके लिए सबूत के लिए वो क्या कहते हैं, सबूत के लिए वो कहते हैं कि अज़रबैजान में 1920 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर ये नुक्ता नज़र जो है वो पाकिस्तान के कम्युनिस्टों को सिखाया गया था। 1920 में रूस ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, 1917 में इनकलाब आया, कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अज़रबैजान में। वहां पाकिस्तान की सारी जितने भी कौम परस्त थे ना तंजीमें,
बलोच थे, पश्तून थे, फलाने थे, उन सारों को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर या इस इलाके के अंदर हम मजदूर को नहीं उठाएंगे, वहां मजदूर है, या हम करेंगे कि पंजाबी के खिलाफ पश्तून को लड़ाएंगे और बंगाली को लड़ाएंगे, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, ये किया था। अब बात ये कि 1920 में तो पाकिस्तान था ही नहीं, ना तस्वर पाकिस्तान था, तो सब पाकिस्तान का तस्वर ही 1933 में रहमत अली ने दिया, और फिर बाद में 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन वगैरह पास हुई, तो ये तो बात दुरुस्त ना हुई। मगर बहरहाल चलो, अगर ये भी समझ लें कि उनका मकसद ये है कि पूरे बर सग़ीर में ये हदायत दी गई थी, तो मैं वो डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूँ जो 1920 की जो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका नाम था कांग्रेस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट, जो कि बाकू के अंदर अज़रबैजान के अंदर हुई। ये पूरा डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है और हर बंदा इसको पढ़ सकता है। उसका जो मैनिफेस्टो है वो आप सुनिए कि क्या है। वो पहले तो ये लिखते हैं कि जनाब हम ये कॉन्फ्रेंस वगैरह करा रहे हैं, उसके बाद वो ये लिखते हैं, सुनिए ज़रा गौर से सुनिए क्या लिखते हैं, कि सबसे पहले वो ये बताते हैं कि you know what Britain has done in India। पहले वो लिखते हैं millions of Indians unable to find a crust of bread, एक दो वक्त की रोटी नहीं मिलती इंडिया के अंदर लोगों को। फिर लिखते हैं India dares not sit and Indians dares not sit at the same table with the British। इंडियन लोगों को ब्रिटिश जो है वो अपने साथ मेज़ पे भी बैठने की इजाज़त नहीं देते। फिर लिखते हैं कि यू नो व्हाट ब्रिटेन हैज़ डन इन टर्की, मिसाल के तौर पे ब्रिटेन ने किस तरह इस्तांबुल को जो है वो टेक ओवर कर लिया, जो कि मुसलमानों के लिए एक होली प्लेस है, ये सामने लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं आपको पता है कि ब्रिटेन ने किस तरह ग्रीक आर्मी को इस्तेमाल किया मुसलमानों के खिलाफ और टर्की के खिलाफ। फिर वो लिखते हैं इन कॉन्स्टेंटिनोपल द ब्रिटिश हैव टेकन ऑल द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज फॉर यूज एज बैरक्स, स्टॉप्ड ऑल टर्किश एजुकेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि टर्की के अंदर सारी जो तालीमी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दिया है ब्रिटिश ने। फिर वो कहते हैं पीपल ऑफ द ईस्ट, What has Britain done in Persia? ईरान के अंदर ब्रिटेन ने क्या किया है, हज़ारों की तादाद के अंदर लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया है और उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, उन्होंने ये लिखा। फिर लिखते हैं कि इराक के अंदर, मेसोपोटामिया के अंदर, अरेबिया के अंदर ब्रिटेन ने क्या किया, वो कहते हैं कि उसको अपनी नौआबादियाती निज़ाम वहाँ पे नाफिज कर लिया। दे हैव टेकन फ्राम देम द बेस्ट मोस्ट फर्टाइल वैलीज ऑफ द टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस, यानी कि जो सबसे अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी वो ब्रिटिश ने टेक ओवर कर ली। फिर वो कहते हैं कि व्हाट हैज़ ब्रिटेन डन टू पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेट्रेड पैदा किया यहूदियों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, जिसके नतीजे में दोनों का ही सत्यानाश हो रहा है। फिर वो लिखते हैं कि ब्रिटेन ने इजिप्ट के अंदर क्या किया है, और उसके ऊपर भी वो लिखते हैं। फिर लिखते हैं ब्रिटेन ने चाइना के अंदर क्या किया, फिर लिखते हैं ब्रिटेन ने कोरिया के अंदर क्या किया, फिर लिखते हैं ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के अंदर क्या किया, फिर लिखते हैं कि ब्रिटेन ने तुर्किस्तान, खिवा, बुखारा, अज़रबैजान, दागिस्तान, नॉर्दर्न कॉकेशिया के अंदर क्या किया। यानी कि पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली ब्रिटेन के खिलाफ है। आखिर में वो लिखते हैं कि अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट टर्की को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को, इराक को, अरेबिया को, अफगानिस्तान को, इजिप्ट को, तमाम दुनिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हदायत क्या की जाती है कि वो कहते हैं ब्रिटेन एक छोटा सा मुल्क है, दे कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ ऑप्रेसर्स एंड एक्सप्लॉयटर्स, ये वो लोग हैं जो जबर करते हैं और लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। आखिर में वो क्या कहते हैं, ये बड़ा गौर से सुनने वाला फिक्रा है कि ईस्ट के लोग दे आर वेकिंग अप एंड हियरिंग द कॉल ऑफ अ होली वॉर, जिहाद की आवाज़ वो सुन रहे हैं, टू अ गज़वित दैट इज़ आवर कॉल, यानी कि गाजी बनने के लिए वो तैयार हो गए हैं, वो एक नई समाज पैदा करने के लिए तैयार हो गए, उसके जिहाद के लिए तैयार हो गए। यू हैव ऑफन हर्ड द कॉल ऑफ होली वॉर फ्रॉम योर ओन गवर्नमेंट्स, आपने अपनी हुकूमतों से जिहाद का नारा ज़रूर सुना होगा, और आपने एंड यू हैव मार्च्ड अंडर द ग्रीन बैनर ऑफ द प्रॉफिट, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ अलम के नीचे आपने जिहाद भी किया। बट ऑल दिस होली वॉर्स वर फ्रॉडलेंट, मगर ये जो सो कॉल्ड जिहाद था ये झूठा जिहाद था, सर्विंग ओनली द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ सीकिंग रूलर्स, जो आपके हुक्मरान थे उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था। नाउ वी समिंग टू द फर्स्ट रियल होली वॉर, अब हम आपको बुलाते हैं, दावत देते हैं हकीकी असली जिहाद के लिए, अंडर द रेड बैनर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो फिर आगे वो लिखते हैं कि उठो और इन हैवानों के खिलाफ लड़ो, गो फॉरवर्ड एज वन मैन, एक इंसान बन के इस जहाद के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ जद्दोजहद करो, और होली वॉर का झंडा जो है वो ऊंचा उठा के रख दो। जहाद का झंडा जो है उसके नतीजे में जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लोग तकसीम है, उस तकसीम को तुम ख़त्म करोगे, तमाम इंसानियत को इस जहाद के नतीजे में आज़ाद करोगे। सरमायादारी और साम्राज्य निज़ाम के ख़िलाफ़ जहाद करने की ज़रूरत है। आगे वो लिखते हैं कि इस जहाद के नतीजे में आज़ादी पैदा होगी, इंडिपेंडेंस पैदा होगी, खुशी पैदा होगी। इस जहाद के नतीजे में, इस जहाद के हवाले से जो तमाम सोवियत यूनियन के मज़लूम महकूम लोग हैं वो आपकी हिमायत करेंगे और आपकी मदद करेंगे। यानी कि बिल्कुल भी कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी गई कि कोई एथियज़म फैलाया जाए, ना ही ये बात लिखी गई है
कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फैलाया जाए। अब आगे सुनिए कि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे शुरू हुआ। ये शुरू हुआ तब कि जब 1955 के अंदर वेस्ट पाकिस्तान को के सूबे तोड़ के उनको 1 यूनिट बना दिया गया। जब उनको 1 यूनिट बना दिया गया तो पाकिस्तान के नेशनलिस्ट जो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिस्ट थे वो बहुत तंग थे और इसके बड़े खिलाफ थे। वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम एक पार्टी बनाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जो स्विस कनाल क्राइसिस जिसको हम कहते हैं कि इज़राइल, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया और इजिप्ट के क्योंकि गमाल नासिर ने वहाँ की जो कनाल थी उसको इजिप्ट के कंट्रोल में ले लिया तो इजिप्ट पूरे के ख़िलाफ़ इन्होंने हमला साम्राज्य कुव्वतों ने मिलकर हमला किया। मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने बजाय मिस्र का साथ देने के उन्होंने उन साम्राज्य कुव्वतों का साथ दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अपने सियासतदान बशमूल मुस्लिम लीग के अंदर जो सियासतदान थे उनका रिएक्शन हुआ और मुस्लिम लीग के सियासतदान मौलाना भाषानी ने मुस्लिम लीग छोड़ के नेशनल अवामी पार्टी बनाई। और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लग चुकी थी पिंडी कंस्पिरेसी केस के बाद, तो 2 मेन डिमांड्स की बुनियाद पे जो पाकिस्तान के कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थे उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी ज्वाइन कर ली। एक डिमांड ये थी कि पाकिस्तान को साम्राज्यिक कुव्वतों का साथ नहीं देना चाहिए और दूसरी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सूबे हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए, 1 यूनिट जो है वो ख़त्म किया जाए। वो 1 यूनिट 1970 में जाके ख़त्म हुआ, याह्या खान ने उसको ख़त्म किया। और जब वो 1 यूनिट 1970 में जाके ख़त्म हुआ तो उस वक्त जो कम्युनिस्ट थे और जो नेशनलिस्ट थे उनकी जो नेशनल अवामी पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि जो चीज़ दोनों को यूनाइट कर रही थी वो ये थी कि कम्युनिस्ट ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, इंडिया जो है टुकड़े टुकड़े हो जाए, बल्कि कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि तमाम दुनिया भर के मेहनतकश जो है वो इकट्ठे होकर सरमायादारी और जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद करें। तो अर्ज़ ये है कि कभी भी कम्युनिस्टों का ये मकसद नहीं था कि अवाम जो है वो एक दूसरे से लड़े, पंजाबी जो है वो मज़दूर जो है वो बलोच मज़दूर से लड़े, सिंधी जो है वो पंजाबी से लड़े। ये कभी भी किसी कम्युनिस्ट ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा, बल्कि हमेशा इसके उलट लिखा है कि उनके दरमियान मज़लूम तबके के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की ज़रूरत है ताकि दुनिया भर के मेहनतकशों, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हो, सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर सके। तो ये कहना कि जिस तरह औलिया साहब ने कहा कि तबकाती जद्दोजहद जो है दरअसल एथनिक वॉर है और इसमें तो वो कहते हैं टांगों और शलवार की लड़ाई हो जाए, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। कम्युनिस्ट प्रोग्राम, मार्क्सिस्ट प्रोग्राम हमेशा ये है कि दुनिया भर के मेहनतकशों को तमाम मज़ाहिब से, तमाम एथनिक ग्रुप से, तमाम ज़बानें बोलने वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे का इज़्ज़त करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एहतराम करें और सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़, इस्तिसाल के ख़िलाफ़ और साम्राज्यत के ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद करें। और यह साहब का चौथा एतराज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हैं वो एथनिक वॉर करवा के ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है टूट जाए और बिखर जाए और ख़त्म हो जाए। सारे के सारे जो थे ये बेसिकली नजरिया पाकिस्तान के दूसरे थे कि नजरिया पाकिस्तान का। मगर मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रखना चाहता हूं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है, जिसका नाम है अधिकारी थीसिस। एक्चुअली उस थीसिस का नाम है पाकिस्तान एंड नेशनल यूनिटी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अधिकारी साहब से कहा कि आप लिखें और फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी कांग्रेस के अंदर अडॉप्ट भी किया। उस थीसिस के अंदर वो ये कहते हैं कि हम ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, तमाम इंडियंस की यूनिटी हो ताकि हम ब्रिटिश को अपने मुल्क से निकाल सकें। मगर इस यूनिटी के लिए एक थीसिस कांग्रेस ने प्रेजेंट किया और वो थीसिस ये था कि तमाम इंडिया जो है वो एक कौम है। मगर पहले शुरू में तो हमने इस थीसिस को कबूल कर लिया, मगर अब हमें एहसास ये हुआ कि ये थीसिस मुकम्मल तौर पे गलत था। इनफैक्ट इंडिया एक कौम नहीं बल्कि कसीरुल कौमी इलाका है और इस इलाके के अंदर कई मुख्तलिफ 17 मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। मज़ीद वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी कौम जो है वो अगर ये चाहे कि वो इंडिया के अंदर नहीं रहना चाहती, यानी कि उसकी अक्सरियत अगर ये फ़ैसला करे कि वो इंडिया के अंदर नहीं रहना चाहती, तो हम कब उसको ज़बरदस्ती इंडिया के अंदर नहीं रख सकते, रखने का इस्तेहकाक नहीं रखते। अगर हम रखने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती किसी कौम को इंडिया के अंदर शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, कम्युनिस्ट और मार्क्सी असूलों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। लिहाजा अगर पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून और बंगाली जो हैं वो इंडिया के अंदर नहीं रहना चाहते, उनकी अक्सरियत ये फ़ैसला करती है कि वो अपना अलग एक मुल्क बनाना चाहते हैं, तो हम अगरचे चाहते ये हैं कि हम सारे मिल बैठ कर इकट्ठे रहें और ब्रिटिश इंपीरियलिज़म के ख़िलाफ़ लड़ें, मगर अगर उनकी अक्सरियत इस पर रज़ामंद नहीं है तो ज़बरदस्ती
उनको इंडिया के अंदर रखना बिल्कुल गलत है। उनका ये हक है कि वो अपना मुल्क बना सकते हैं, जनाब आली उनका ये कहना था। लिहाजा जब पाकिस्तान बना तो कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पे लगाया और इस अधिकारी थीसिस पे लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, आज भी बीजेपी उन पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि ये सारे प्रो पाकिस्तान है। वो इल्ज़ाम किस बुनियाद पर लगाती हैं? इसी थीसिस की बुनियाद पर लगाती हैं कि उस वक्त में इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग की जो हमायत करने वाले लोग अगर अपना वतन चाहते हैं तो ज़बरदस्ती उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का इक़दाम करना गैर जमहूरी हरकत होगी, और उनका हक है अगर वो अपना मुल्क बनाना चाहते हैं तो अपना मुल्क बना सकते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान बर सग़ीर के जो कम्युनिस्ट हैं वो पाकिस्तान की उस सेंस में मुखालफत नहीं करते आए। हाँ, मैंने आपको समझाया कि 1 यूनिट की मुखालफत ज़रूर की, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फ़ौजी आमरों की तरफ से या जमहूरी सियासतदानों की तरफ से जब भी किसी कौम के ख़िलाफ़ कोई जबरी सलूक किया गया हो, जब भी किसी कौम के जमहूरी हकूक़ जो हैं वो छीने गए हों, तो कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट समझते हैं कि उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना ज़रूरी है। मगर एहतजाज करने का मकसद ये नहीं, कतई तौर पे ये नहीं है कि पंजाबियों और बलोचियों के ख़िलाफ़ या सिंधियों और पंजाबियों के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू हो जाए, आम लोगों के ख़िलाफ़। ये तो हमारे बुनियादी नारे के ख़िलाफ़ है। हमारा तो बुनियादी नारा ये है कि दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो जाओ। अगर हम दुनिया भर के मेहनत कशों को एक करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है पंजाबी और सिंधी और पंजाबी और बलोच और पश्तून और सिंधी जो भी तमाम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मेहनत कशों का इत्तेहाद हम चाहते हैं। हम क्यों ये चाहें कि जो आम पंजाबी है और जो आम बलोच है या सिंधी है या पठान है उनके दरमियान लड़ाई हो? ये तो इट इज़ नॉन सेंसिकल हमारे नुक्ता नज़र से। और ये साहब का 5वां एतराज़ ये है कि वो ये कहते हैं कि तमाम कम्युनिस्ट जो हैं बड़े अमीर सरमायादार हैं, अयाश पसंद हैं। और इस तरह जितने भी लोग हैं लम्स में पढ़ते हैं, 6-6 लाख 7-7 लाख फीसें देते हैं सारे ये सारे वो लोग हैं जो गरीब का और यतीम का नाम लेते हैं, जो रात को बैठ कर उस तरह गुफ्तगू करते हैं, अच्छा उनको भूख पड़ती रोटी नहीं मिलती, अच्छा केक क्यों नहीं खा लेते? ये इस तरह हो आई फील वेरी पिटी अबाउट द पुअर पीपल। कभी इन स्कूलों में यूनियन बनाओ सबसे पहले, फिर लम्स में बनाओ। और अगर इनको इतना ही गरीबों का दर्द है तो ये अपने बच्चों को इस एलीट स्कूलों से निकाल के जो है वो पब्लिक स्कूलों में क्यों नहीं डाल देते, वो लम्स के अंदर यूनियन क्यों नहीं बना लेते, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बात हकीकत है कि कम्युनिस्टों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मज़दूर तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते। फैज़ अहमद फराज जो थे वो मज़दूर तबके से ताल्लुक़, हसन नासिर मज़दूर तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, सजाद ज़हीर मज़दूर तबके से ताल्लुक़ नहीं, कार्ल मार्क्स खुद मज़दूर नहीं था, एंगल्स मज़दूर नहीं था, लेनिन मज़दूर नहीं था। तो इसमें कोई शक नहीं, चे गवारा मज़दूर नहीं था, फिडेल कैस्ट्रो मज़दूर नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग अपर क्लासेस से भी इस तहरीक के अंदर शामिल होते रहे हैं और होते आए हैं, और नुमाया किरदार भी उन्होंने अदा किया। मगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि कम्युनिस्टों की अक्सरियत जो है वो अपर क्लास लोगों से के ऊपर बुनियाद रखती है, हरगिज़ नहीं। मिर्ज़ा इब्राहिम, कॉमरेड इरफान अली, इस तरह के कितने सारे और मज़दूर लीडर्स हैं जो कि जिन्होंने कि मज़दूरों की नुमाइंदगी खुद की है, और मज़दूर और अक्सरियत कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और कम्युनिस्ट तहरीकों के अंदर आम लोग, गरीब लोग ही शामिल होते हैं। और वो अमीर लोग जो शामिल हो भी जाते हैं उनके बारे में भी आप सोचें कि वो अमीर लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी जो प्रिविलेजेस हैं, मुझे जो क्रॉस प्रिविलेजेस मुझे मिली हुई हैं, जो इतनी सारी दौलत मुझे मिली हुई, जो इतनी सारी जायदाद मुझे मिली हुई है, ये वो अमीर लोग हैं जो उस सारी जायदाद को छोड़ने के लिए तैयार हैं एक मुनसिफाना निज़ाम को कायम करने के लिए। चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ हों, मेजर इसहाक हों, चाहे वो सजाद ज़हीर हों, चाहे वो हसन नासिर हों, ये वो लोग थे जो कि अपनी जायदाद को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के लिए तैयार थे एक ऐसे मिशन के लिए, इस ऐसे मकसद के लिए कि जिसके नतीजे के अंदर एक मुनसिफाना निज़ाम जो है वो कायम हो जाए। तो बजाय इसके कि उनको इस बात का क्रेडिट मिले कि वो इतने सेल्फलेस किस्म के लोग थे, उल्टा जो है उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। रही बात इसकी कि ये अयाश पसंद है, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है और बिल्कुल हकीकत के उलट है, क्योंकि ये तो वो लोग थे जिन पे इंडिया के अंदर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि ये तो गद्दार है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि ये गद्दार है। अब फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग जो हैं वो तो जेल की कोठरी में, सजाद ज़हीर भी खुद जो है जिस सजाए मौत की कोठरी के अंदर बैठे रहे। तो कहाँ आप बात कर रहे हैं एक तरफ अयाश पसंद होने की, और कहाँ एक इंसान जो है वो मौत भी कबूल करने के लिए तैयार है अपने मिशन के लिए, कितना बड़ा फ़र्क है।
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो कि कम्युनिस्ट जो है वो अयाश पसंद है। इनफैक्ट जो बंदा कम्युनिस्ट बनता है सबसे पहली उसकी हरकत ये होती है कि वो अपनी अयाशी जो है वो छोड़ता है और वो कहता है कि नहीं यार, ये जो इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, तो मैं जब देखता हूँ कि गुर्बत और बेरोज़गारी कितनी सख्त है, तो मैं कैसे जो है वो इतनी अयाशी, इतनी दौलत वगैरह खर्च कर सकूँ। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि ये अमीर तबका जो अपने बच्चों को निकाल के पब्लिक स्कूल्स के अंदर क्यों नहीं डालता, तो उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है। पहली बात तो ये कि अमीर तबका कम्युनिस्ट तो है नहीं, मगर दूसरी बात ये कि जो पब्लिक स्कूल्स का मयार तालीम है वो गिरता चला है, और वो गिरता इसलिए चला है क्योंकि हुकूमत ने उसकी परवाह नहीं की। और हुकूमत ने उसकी परवाह इसलिए नहीं की क्योंकि मज़दूर जो है उनको तो सिर्फ इतना पढ़ाना लिखाना है कि वो अच्छे मशीन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एक मशीन को चला सकें और उसका काम कर सकें। उसके अलावा उनको जो है ब्रॉडर विजन देने के लिए कोई कोशिश नहीं पब्लिक स्कूल्स के अंदर। तो ये हकीकत है कि जो भी अफोर्ड कर सकता है वो बेहतर स्कूलों के अंदर ही अपने बच्चों को भेजता है। अगर पब्लिक स्कूल्स जो है वो बेहतर हो जाए तो डेफिनेटली तमाम एलीट भी जो है वो पब्लिक स्कूल्स के अंदर भेजेगी, जिस तरह बाय द वे इंडिया के अंदर हो रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर नेहरू की जब हुकूमत थी तो कुछ सोशलिस्ट रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिसके नतीजे के अंदर जो उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड पब्लिक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं। और वहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों कॉलेजों के अंदर भेजते, जो अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस हैं जो कि मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर वो भेजते आए हैं। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और सेंट जेवियर्स कॉलेज वगैरह, इस तरह के स्कूल वगैरह, इस तरह के स्कूल्स हैं, तो वो टॉप लोग जो है वहाँ पे भी भेजते हैं अपने बच्चे, और गरीब के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। तो और सोवियत यूनियन के अंदर और चाइना के अंदर तो आप जानते होंगे कि तालीम बिल्कुल ही जो है वो हर बंदे के लिए खोल दी गई थी और टोटली फ्री थी। आपने पीएचडी तक पढ़ना है, आपको 1 टका जो है वो खर्च करना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वहाँ पे तो स्टाइपेंड्स भी ऑफर किए जाते हैं गरीब बच्चों को कि अगर आप खाना वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो खाना हम आपको खिलाएंगे, आप पढ़ाई करें। तो ये बातें हैं। और अब आप एक और एतराज़ उन्होंने ये किया कि अगर यूनियंस का इतना ही शौक है तो लम्स के अंदर यूनियन क्यों नहीं बनाते थे। तो फिर शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि लम्स के अंदर ऑलरेडी एक स्टूडेंट काउंसिल मौजूद है और हर साल लम्स के अंदर इलेक्शन होता है और तमाम लम्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कॉलीग्स के लिए वोट डालते हैं। दर्जन 2 दर्जन लड़के और लड़कियां जो हैं वो स्टूडेंट काउंसिल की मुख्तलिफ पोस्ट के लिए अपने आप को नामज़द करते हैं, लोग उनको नामज़द करते हैं, अपने पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, तकरीरें करते हैं और तकरीरें करने के बाद इलेक्ट होते हैं। और इलेक्ट होके फिर वो स्टूडेंट काउंसिल पे ना सिर्फ बैठते हैं, स्टूडेंट काउंसिल के नुमाइंदे जो हैं कई फैकल्टी कमिटीज़ वगैरह के अंदर भी बैठते हैं। तो लम्स ऑलरेडी इस प्रैक्टिस को कर रहा है और हम तो एज ए प्रोफेसर मैं तो यही समझता हूँ कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ कैंपस के ऊपर, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, कोई बदमाशी नहीं हुई, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। गुंडागर्दी एक अलहदा चीज़ है। हाँ, जहाँ गुंडागर्दी को आप अलाउ करेंगे तो वो स्टूडेंट यूनियन का लिबादा ओढ़ लेंगे, ये भी बात दुरुस्त है, इसमें भी हम आंखें इस बात से नहीं फेर सकते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गुंडागर्दी को मुकम्मल तौर पे बैन करना होगा। कोई स्टूडेंट जो है गुंडागर्दी के अंदर किसी हवाले से भी इंगेज करे तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उसको जो है यूनिवर्सिटी से निकाले, तभी एक पुरअमन कैंपस बन सकेगा। बट एट द सेम टाइम पुरअमन कैंपस बनाते हुए गुंडागर्दी को ख़त्म करते हुए स्टूडेंट्स को ये हक भी दें ताकि वो ये स्किल सीखें, लीडरशिप की स्किल सीखें कि वो अपने आप को नामज़द कर सकें, एज ए कैंडिडेट पब्लिक ऑफिस के लिए रन कर सकें और वो स्टूडेंट्स उनको वोट वगैरह दे सकें। मेरा ख्याल है आखिर में औरिया साहब ये कहते हैं कि तरक्की पसंद जो लोग हैं, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जो लोग हैं, वो वैसे तो बात आज़ादी राय और की करते हैं मगर अपनी तंजीमों के अंदर आज़ादी राय बर्दाश्त नहीं करते। इसकी वो मिसालें ये देते हैं, ये जो लेफ्ट जो आज बातें करते हैं, कल हीरो बनते हैं, इन लोगों ने टी हाउस से जूते मार के गालियां देकर इंतजार हुसैन को बाहर निकाला कि तुम जो हमारे मर्जी का तुम लिटरेचर लिखते हो। ये लोग 7 मिनटों को गालियां निकालते थे। पहली बात तो ये कि मेरे इल्म में ये नहीं कि इंतजार हुसैन साहब कभी भी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर थे। वो मेंबर थे हल्का अरबाब ज़ौक़ के, और हल्का अरबाब ज़ौक़ के अंदर जब प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन पे पाबंदी लग गई तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव्स ने हल्का अरबाब ज़ौक़ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली और वहाँ पे बहुत झगड़े लड़ाइयाँ वगैरह भी होती रहीं प्रोग्रेसिव्स और दूसरों के दरमियान। मगर ये कहना कि प्रोग्रेसिव्स ने जो है इंतज़ार हुसैन को अंजमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन से निकाला, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये दुरुस्त है ही नहीं, क्योंकि तो इंतज़ार हुसैन साहब कभी अंजमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन के मेंबर ही नहीं थे। जहाँ तक सादत हसन मंटो साहब का ताल्लुक है तो वो मेंबर थे और उनको निकाला भी गया और ये फ़ैसला अहमद नदीम कासमी साहब ने किया और बाद में अहमद नदीम कासमी साहब ने इस पर बहुत शर्मिंदगी का इजहार किया और ये भी कहा कि ये फ़ैसला बड़ा गलत था।
उनकी निकालने की वजह ये थी कि वो ये समझते थे कि तरक्की पसंदों पे पहले ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के, और ये साहब ने खुद भी लगाया है कि ये जी जिनसी आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ना कि मज़दूरों की आज़ादी के लिए। और जिस किस्म के अफसाने मंटो साहब लिख रहे हैं उससे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के ख़िलाफ़ और तरक्की पसंदों के ख़िलाफ़ और लेफ़्ट के ख़िलाफ़। तो ये डिबेट हो रही थी मंटो साहब के दरमियान और कासमी साहब के दरमियान। बहरहाल कासमी साहब ने हमेशा एडमिट किया कि ये फ़ैसला जो है वो गलत है। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट वगैरह हैं, उनका मिशन ये है कि सरमायादारी और जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा हो। वो मुआशी इस्तेसाल का ख़ात्मा चाहते हैं। ये कतई तौर पे पाकिस्तान के लेफ़्ट का बाएं बाजू का मिशन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लसानी फसादात हों। ये कतई तौर पे पाकिस्तानी बाएं बाजू का मिशन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी फसादात हों। ये कतई तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिस्टों, मार्क्सिस्टों और सोशलिस्टों का मिशन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एथियज़म जो है फैलाया जाए। हमारा मिशन मुआशी और सियासी आज़ादी का मिशन है। सरमायादारी निज़ाम से मुआशी से आज़ादी और जागीरदारी निज़ाम से आज़ादी, और इन निज़ामों के नतीजे में जिस किस्म की सियासत पैदा होती है जो कि सरमायादाराना सियासत है और जागीरदाराना सियासत है, उस सियासत से भी हम चाहते हैं कि एक नई किस्म की सियासत पैदा हो जो कि मज़दूर तबके की और मेहनत कश तबके की आज़ादी की और उनकी हुर्रियत की जेन्युइन सियासत हो। तो ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं हम पे कि ये आश पसंद हैं, ये मजहबी लड़ाई कराना चाहते हैं या एथियज़म फैलाना चाहते हैं, या ये कि ये एथनिक वॉर वगैरह करवाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें, ये सब मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद हैं। किसी भी हमारे डॉक्यूमेंट से ये बातें साबित नहीं हो सकती, हमारी तकरीरों से भी ये बातें साबित नहीं हो सकती। अक्सर हमें कन्फ्यूज़ किया जाता है, बाएँ बाजू के लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाता है या लिबरल से या फिर कौम परस्तों से। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग नहीं हैं जो कि लिबरल्स हैं या जो कि समझते हैं कि हमें जिनसी आज़ादी की जदोजहद करनी चाहिए, या वो लोग जो समझते हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाना चाहिए। ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, मगर बाएं बाजू का जो अपना प्रोग्राम है वो एक तबकाती प्रोग्राम है। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम गरीबों को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़, जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़। ये हमारा प्राइमरी मिशन है। बाकी तमाम चीज़ें जो हमें अस्क्राइब की जा रही हैं या हम पे लादी जा रही हैं वो हमारा मिशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।